नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। नोटबंदी का लक्ष्य डर फैलाना, राहुल गांधी का प्रधानमंत्री पर तंज, बताया दो विचारधाराओं की लड़ाई। जीएसटी और नोटबंदी से मजबूत होगी अर्थव्यवस्था, वित्त मंत्री अरुण जेटली का बयान। बड़े बदलावों के लिए आर्थिक सुधारों को तेज करने पर जोर। नोटबंदी के खिलाफ दिल्ली से कोलकाता तक टीएमसी का प्रदर्शन, राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की मांग, सीबीआई के दुरुपयोग का लगाया आरोप। सुप्रीम कोर्ट से प्रधानमंत्री को बड़ी राहत, सहारा बिरला डायरी से संबंधित जांच याचिका खारिज, सबूतों को बताया नाकाफी। अमेरिकी राष्ट्रपति का लोकतंत्र को मजबूत करने पर जोर, विदाई भाषण में ओबामा ने नस्लवाद को बताया बड़ी समस्या, मतभेद भुलाकर काम करने की अपील। आइए देखते हैं पहली खबर। जनवेदना सम्मेलन में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने नोटबंदी समेत विभिन्न मुद्दों पर एनडीए सरकार और प्रधानमंत्री मोदी की तीखी आलोचना की। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी की सोच डराने वाली रही है। उन्होंने जनता से मौजूदा हालात से डरने की बजाय उसका सामना करने की बात कही। तो ये दो फिलॉसफीज की लड़ाई है। एक फिलॉसफी, कांग्रेस पार्टी की फिलॉसफी कहती है डरो मत, और दूसरी फिलॉसफी कहती है डरो और डराओ। कांग्रेस के जनवेदना सम्मेलन में पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं को डरो मत का नारा दिया। राहुल ने कहा कि बीजेपी की सोच हमेशा से डराने वाली रही है और कांग्रेस डर मिटाने का काम करती है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से मजबूती के साथ डर की विचारधारा का मुकाबला करने को कहा। साथ ही बीजेपी पर राष्ट्रीय संस्थाओं को कमजोर करने का आरोप भी लगाया। And people say, well, demonetization was a bad decision. For the first time in our history, a Prime Minister of India is being ridiculed the world over. नोटबंदी की आलोचना करते हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी फैसला बताया। डिमोनेटाइजेशन का मैसेज क्या है, मैं बताता हूं। हिंदुस्तान के देशवासियों, आपका भविष्य नरेंद्र मोदी के हाथ में है। सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के हाथ में और किसी के हाथ में नहीं। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने 2.5 साल के दौरान एनडीए सरकार की परियोजनाओं पर भी सवाल उठाए। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के अच्छे दिन का वादा तभी पूरा होगा जब कांग्रेस केंद्र की सत्ता में वापसी करेगी। विशाल दैया, राज्यसभा टीवी। जनवेदना सम्मेलन को वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने भी संबोधित किया। मनमोहन सिंह ने कहा कि नोटबंदी से देश को काफी नुकसान हुआ है। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को बदलने के मोदी सरकार के दावों को खोखला बताया और कहा कि अंत की शुरुआत हो चुकी है। तो वहीं पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने 8 नवंबर को कैबिनेट बैठक को लेकर सवाल उठाए। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के अलावा पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने भी नोटबंदी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी की जमकर आलोचना की। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नोटबंदी को तबाही बताते हुए कहा कि इससे रोजगार पर बहुत बुरा असर पड़ा है। वहीं राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ने नोटबंदी को सबसे बड़ा घोटाला करार दिया। What a disaster this demonetization move was. It has hurt the country very badly. The things have gone from bad to worse in the last 2 months, but I venture to think that the worst is yet to come. कि अब दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम ये नोटबंदी है। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने नोटबंदी के फैसले की कमियों का जिक्र किया और उन्होंने 8 नवंबर की कैबिनेट बैठक को लेकर भी सवाल उठाए। The RBI could not have recommended remonetization. How is the cabinet waiting? RBI's recommendation comes to the cabinet. And I'm going to tell you something. According to the records that we have been able to access so far, there is no record of a cabinet meeting.
एक ऐसी सरकार सत्ता में है कि जिनके लोगों में एक अहंकार है, एक घमंड है, और जैसे समझ रहे हैं कि सत्ता में आए हैं तो कभी सत्ता से जाएंगे ही नहीं। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी ने नोटबंदी के मुद्दे पर एक बुकलेट भी जारी की और नोटबंदी की वजह से मरने वाले लोगों को श्रद्धांजलि भी दी। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि नोटबंदी के मुद्दे पर देश की जनता प्रधानमंत्री मोदी के साथ है। ये ऐसी आलोचना करना, कुछ ना कुछ बेकार आरोप करना, उसमें कोई मतलब नहीं है। व्हाट इज द स्कैम इन दिस? देयर इज नथिंग। दिस इज ओपनली डन, ट्रांसपेरेंट, एंड देन एवरीबॉडी हैज बीन आस्क्ड टू अकाउंट फॉर द मनी दे हैव. Where is the scam? The Congress party is worried about the growing popularity of Shri Narendra Bhai Modi. और इस पूरे मसले पर जो आज संवेदना रैली हुई और जिस तरीके से वहां पर कांग्रेस के हमले हुए और जो बीजेपी ने जवाब दिया, उस पर बातचीत करने के लिए कांग्रेस के नेता जितिन प्रसाद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितिन, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो जो जवाब आया बीजेपी की ओर से वेंकैया नायडू का, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता से कांग्रेस पार्टी आलाकमान डरा हुआ और इसीलिए लगातार इस तरह की बातें और इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। नहीं, आरोप कोई मनगढ़ंत आरोप नहीं है, तथ्यों पर आधारित है कि देश को कठिनाई हुई और ये फैसला बिना कंसल्टेशन के, बिना इसमें लोगों से बातचीत राय करके लिया गया और इसी वजह से लोगों को जो पेमेंट होना चाहिए था, जो मोनेटाइजेशन था, डिमोनेटाइजेशन के निर्णय के बाद, वो बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ नोट उनको नहीं मिल पाए सही समय पे। जो ऐसी चीजें हैं जो उसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट, जो उसमें नुकसान होगा, नौकरियों से लेके, किसान की फसलों से लेके, डेली वेज ओनर्स का, तमाम ऐसी चीजें हैं। तो ये इसका जवाब देश के प्रधानमंत्री और भाजपा सरकार को देना पड़ेगा। जितिन, कांग्रेस ने, मैं कहूँ कि इस पूरे विरोध में एक फेज को क्रॉस कर लिया और अब अगले चरण में किस तरीके से इस लड़ाई को आगे ले जाने का इरादा है? नहीं, ये लड़ाई जो है ये जनता की जो पीड़ा है, और आज भी सम्मेलन में आपने देखा होगा कि नाम जन वेदना, तो जनता जो इसमें कठिनाई जूझ रही है और आज भी आप देखते होंगे कि इसको हम राष्ट्रीय स्तर पे तो हमारा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जो मावड़ा आज अधिवेशन हुआ ही, मगर हर प्रदेश में, हर जिले में, हर ब्लॉक में इसको ले जाया जाएगा और लड़ाई जाएगी जनता के लिए कि उनको कठिनाई हो रही है। और ये सवाल उठे हैं आज की, भाई जो वहाँ पे ये सरकार है और धन पकड़ा जा रहा है, टीवी पे रोज आ रहा है, इसकी जवाबदेही सरकार की बनती है कि कैसे ट्रेजरी से ये धन गलत हाथों पे पहुंच गया, और जबकि ये पहुंचना चाहिए था उस देश की जनता जो लाइन में लगी है, जो वंचित है, जो सर्दी के मौसम पे भी रात रात भर बैंकों के सामने खड़ी है, उन लोगों तक पहुंचना चाहिए था जो बेरोजगार हो गए, उन लोगों को, उन किसानों तक पहुंचना था जिनकी फसलों का, उनको अपने खेत नहीं छोड़नी पड़ी, उनका कोई खरीदार नहीं। तो तमाम ऐसी चीजें हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, ऑटो इंडस्ट्रीज हैं, वो तमाम उसमें ड्रॉप्स आ गए हैं और बहुत इसका लॉन्ग टर्म परिणाम होगा, बेरोजगारी बढ़ेगी। इसीलिए इसको जनता की लड़ाई समझ के कांग्रेस पार्टी ने बीड़ा उठाया है और इसके खिलाफ पूरे देशव्यापी आंदोलन चलाया जाए। लेकिन जितिन, वित्त मंत्री कहते हैं कि जब कोई बड़ा आर्थिक कदम उठाया जाता है बदलाव के लिए तो कुछ महीने तक उसका असर होता है, जिसके चलते लगता है कि स्पीड स्लो हो गई, लेकिन 2018-19 में ये रफ्तार पकड़ेगी और दिशा मिलेगी और इससे ग्रोथ भी बढ़ेगी और साथ ही साथ आमदनी भी। ये किसका कहना है? मेरी समझ में जितने इकोनॉमिस्ट हैं वर्ल्ड ओवर, उन्होंने इस कदम को गलत ठहराया है। और आपने खुद देखा होगा जो भाजपा सरकार और प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य था, उन्होंने पहले कहा कि हम आतंकवाद को चोट पहुंचाएंगे, फिर उन्होंने कहा कि हम नकली नोट बंद करवा देंगे, फिर उन्होंने कहा, और तमाम ऐसी चीजें जो जहां देखा गया कि वो जो कह रहे थे उसकी पूर्ति नहीं हो पाई। चंद दिनों में इस नोटबंदी के बाद वो नए नोट आतंकवादियों के जेब में पाए थे। चंद दिनों के बाद ये मालूम पड़ा कि नकली नोट पकड़े जा रहे हैं। तो तमाम चीजें उन्होंने गोल पोस्ट शिफ्ट करने की कोशिश की है। 60 बार नियम बदले गए हैं
और अब नया वाला उनका जो राग है वो है कैशलेस का, जो उन्होंने बताया कि देश को कैशलेस इकोनॉमी लाना चाह रहे हैं। वो भी वो जानते हैं कि विभिन्न देश, आप ले लीजिए जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तमाम जो हैं अमेरिका, वहां पर भी 50% मिनिमम कैश ट्रांजैक्शन होते हैं, क्योंकि बहुत सी चीजें होती हैं जो किसी व्यक्ति के जीवन से जुड़ी होती हैं और उसे प्राइवेट लाइफ कहते हैं। कोई अपनी बीमारी नहीं दर्शाना चाहता, कोई कुछ और अपनी खरीदारी नहीं बताना चाहता। तो हर एक व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलती है, और भारत में खासतौर से हमेशा रही है, हमारे देश की परंपरा रही है कि भारत में आजादी जो मिली है वो हम अपनी बात, अपने विचार, अपने काम में हमें पूरा करने का स्वतंत्रता है। और ये कैशलेस के बहाने पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लाना चाहते हैं, सबके निजी जीवन में झांकना चाहते हैं, और इससे भारत की जनता को भय और ऐसा मालूम होता है कि कोई उनके ऊपर निगरानी रख रहा है उस धन पे जो उनकी मेहनत की कमाई है। तो और उन्हें पूरी छूट होनी चाहिए, जो 5 राज्यों में कब खर्च करें, कैसे खर्च करें। विधानसभा चुनाव होने हैं, क्या यह माना जाए कि यहाँ के नतीजे असल में एक तरीके से केंद्र सरकार के हाल के दिनों के नोटबंदी का कदम हो या जो दूसरी नीतियां हैं उसके नतीजे के तौर पर ही होंगे? नहीं, ऐसा है। ये काम तो हम लोग यहाँ स्टूडियो में बड़ी आसानी से कह देते हैं कि ये केंद्र सरकार के परिणाम का नतीजा होगा, जो नतीजे आएंगे उसमें बिल्कुल वो तो एक पहलू होगा ही, मगर जब चुनाव होते हैं, खासतौर से विधानसभा के चुनाव होते हैं, बड़ी बारीकी से चुनाव लड़े जाते हैं, स्थानीय मुद्दे होते हैं, तमाम ऐसी इश्यूज होती हैं। और खासतौर से आपने और हम सब ने पूरे देश में देखा, जब तक भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, चुनाव आते हैं, तो धर्म के नाम पे लोगों को बदलाया जाता है, भावनाएं भड़काई जाती हैं और वोट हथिया दिए जाते हैं। तो ये कहने की बात होती है कि हमारा जो कदम था वो सही है, बल्कि असली मुद्दे ये दूसरी तरफ ध्यान भटका के लोगों का वोट लेने की कोशिश करते हैं। जितिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। और ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা। विरासत में इस बार गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर का रचना संसार हिंदी में पहली बार सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো। तृणमूल कांग्रेस ने नोटबंदी और सीबीआई के दुरुपयोग के मामले में केंद्र सरकार की आलोचना की है और इस मामले में राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की मांग की। आज राष्ट्रपति से मुलाकात से पहले टीएमसी ने कोलकाता और दिल्ली में विरोध प्रदर्शन भी किया। तृणमूल कांग्रेस सांसद बुधवार को एक बार फिर केंद्र सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे। दिल्ली में इस विरोध प्रदर्शन के दौरान केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की गई और उसके बाद दोनों सदनों के करीब 30 सांसद राष्ट्रपति भवन पहुंचे। उन्होंने राष्ट्रपति से नोटबंदी से लोगों को दिक्कतों के मामले में हस्तक्षेप की मांग की और साथ ही ये भी कहा कि सीबीआई का दुरुपयोग केंद्र सरकार कर रही है। साजिश चल रहा है और सीबीआई को कॉन्स्पिरेसी ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन बना दिया गया, जिस साजिश में नोटबंदी के खिलाफ आवाज उठाने के कारण तृणमूल कांग्रेस के लोगों को, नेताओं को कष्ट दिया जा रहा है। That the hard-earned money on which tax has been paid, the withdrawal restrictions have been in place now for over 2 months. Why can't the citizens of India draw their own money from the banks? Why is this happening? चिटफंड घोटाले के मामले में टीएमसी के 2 सांसद सुदीप बंदोपाध्याय और तापस पॉल को सीबीआई पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। मंगलवार को एक अन्य नेता कुणाल घोष से सीबीआई ने 12 घंटे तक कोलकाता में पूछताछ की थी। टीएमसी ने कुछ दिन पहले भी दिल्ली में प्रधानमंत्री के दफ्तर के घेराव की कोशिश की थी। संसद के बीते सत्र के दौरान भी टीएमसी नोटबंदी के मुद्दे पर सबसे ज्यादा मुखर थी। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान भारत के विकास दर के अनुमान में कमी की है। बैंक के मुताबिक अब ये दर 7.6 की बजाय 7% रह सकती है। विश्व बैंक ने विकास दर के अनुमानों में कमी का मुख्य कारण नोटबंदी को बताया। हालांकि बैंक ने सरकार के कदम को
सुधार का नाम दिया है। उसके मुताबिक किसी भी सुधार की छोटी अवधि की विकास दर पर असर पड़ता है, लेकिन आगे चलकर इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। बैंक को उम्मीद है कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च, निवेश और खपत बढ़ने की संभावनाएं हैं। इसके चलते वित्तीय वर्ष 2018 और 19 में विकास दर रफ्तार पकड़ सकती है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि नोटबंदी और जीएसटी का असर इस साल से दिखने लगेगा। उन्होंने कहा कि इससे समानांतर अर्थव्यवस्था खत्म होगी और सरकार का राजस्व बढ़ेगा। वित्त मंत्री के मुताबिक अप्रैल से जीएसटी लागू करने की कोशिश की जा रही है। वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने नोटबंदी को साहसिक फैसला बताया। उन्होंने कहा कि दिक्कतें अब खत्म हो गई हैं। वित्त मंत्री के मुताबिक नोटबंदी से अर्थव्यवस्था पारदर्शी होगी और जीडीपी में भी बढ़ोतरी होगी। This itself is going to increase the transactions which are covered within the banking system, transactions which can lead to higher revenues in the future, make us more compliant and give us a cleaner and a bigger economy itself. वित्त मंत्री ने एनडीए सरकार के आर्थिक फैसलों की बात भी की। उन्होंने बड़े बदलावों के लिए आर्थिक सुधारों को तेज करने पर जोर दिया। वित्त मंत्री ने कहा कि डिजिटल लेन देन और जीएसटी से अर्थव्यवस्था को ताकत मिलेगी। जो अर्थव्यवस्था का डिजिटाइजेशन होगा और उससे जो इकोनॉमी, फॉर्मल इकोनॉमी का विस्तार होगा, वो और जीएसटी दोनों का मिलके जो प्रभाव अर्थव्यवस्था पे होगा, अर्थव्यवस्था को बड़ा बनाने का और विकास दर को और आगे बढ़ाने की क्षमता इन दोनों कदमों में काफी बड़ी मात्रा में है। वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी से जुड़े अधिकतर लंबित मुद्दों को सुलझा लिया गया है और बाकी मुद्दों पर सहमति बनाने की कोशिश जारी है। उन्होंने कहा कि सरकार जीएसटी को 1 अप्रैल से लागू करना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने आज सहारा बिरला डायरी मामले में सुनवाई करते हुए जांच के आदेश देने से मना कर दिया। एनजीओ की तरफ से दायर याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में ठोस सबूतों की कमी है, जिसके चलते जांच के आदेश नहीं दिए जा सकते। आयकर विभाग की छापेमारी के दौरान सहारा के ऑफिस से एक डायरी मिली थी, जिसमें कथित तौर से 2003 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई और मुख्यमंत्रियों को घूस देने की जानकारी थी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने अपनी कई रैलियों में इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा था। मेरे हिसाब से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है और इससे ये जो एक बादल इन लोगों का जिनका नाम उन डॉक्यूमेंट्स में मेंशन्ड है, जिनको ये पेमेंट्स रिसीव हुए, उनके ऊपर से बादल हटेगा नहीं। और बात समाजवादी पार्टी में जारी संघर्ष की। पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने एक बार फिर कहा कि वो पार्टी को टूटने नहीं देंगे। बुधवार को दिल्ली रवाना होने से पहले लखनऊ में मुलायम सिंह ने रामगोपाल यादव को पूरे विवाद की जड़ बताया। साथ ही अखिलेश यादव को इस विवाद से दूर रहने की सलाह भी दी। समाजवादी पार्टी के अंदर उठे विवाद पर मुलायम सिंह यादव ने कहा है कि वो पार्टी को एक रखना चाहते हैं। उन्होंने दोहराया कि अखिलेश यादव ही पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री पद का चेहरा है। मुलायम ने दावा किया कि वो पार्टी को बचाना चाहते हैं और इसके लिए सब कुछ करेंगे। हमें पूरा भरोसा है कि पार्टी की पार्टी को कर रहे न तो समाजवादी पार्टी ना बन रही और ना हम बन रहे। मुलायम सिंह ने कहा कि रामगोपाल यादव अखिल भारतीय समाजवादी पार्टी बना रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि रामगोपाल ने चुनाव आयोग से मोटरसाइकिल का चुनाव चिन्ह मांगा है। साथ ही दावा किया कि वो न पार्टी का नाम बदलेंगे और न ही चुनाव चिन्ह। 3 बार आपने नहीं किया होगा, मुझे 4थी बार का मुझे पता है और 3 बार का पूरा देश पता है। हमने क्या हमें छुड़ाएंगे आपके हुआ लड़का जो हम छुड़ाएंगे। इससे पहले मंगलवार को मुलायम सिंह और अखिलेश यादव के बीच हुई बैठक के बाद पार्टी का विवाद सुलझ जाने के आसार बने थे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब बहुत कम समय बचा है। समाजवादी पार्टी का विवाद अगर खत्म नहीं होता तो पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इधर साइकिल चुनाव चिन्ह के मसले पर चुनाव आयोग 13 जनवरी को अपना फैसला सुना सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
एआईएडीएमके प्रमुख शशिकला ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर पोंगल के दौरान जल्लीकट्टू से प्रतिबंध हटाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि इसे लेकर राज्य के लोगों में नाराजगी है। शशिकला ने प्रधानमंत्री से जल्लीकट्टू के आयोजन में आने वाली कानूनी बाधाओं को भी दूर करने के लिए एक अध्यादेश लाने की अपील की। तो वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पनीर सेल्वम ने अपनी सरकार से जल्लीकट्टू के आयोजन के लिए तैयार रहने के लिए कहा। एआईएडीएम के सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने इसी मसले पर पर्यावरण मंत्री अनिल माधव दवे से मुलाकात की और प्रधानमंत्री कार्यालय को एक ज्ञापन भी सौंपा। तो डीएमके ने इस मामले में केंद्र पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2014 में जल्लीकट्टू पर रोक लगा दी थी। भारत और कीनिया के बीच आज कृषि क्षेत्र में 2 समझौतों पर दस्तखत हुए। दोनों देशों ने मनी लॉन्ड्रिंग और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर जोर दिया है। लोकतंत्र में साझा विश्वास भारत और कीनिया के आपसी संबंधों को मजबूत करते हैं। हैदराबाद हाउस में कीनिया के राष्ट्रपति उहुरु केन्याटा के साथ साझा प्रेस वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि में सहयोग, खाद्य सुरक्षा हमारी साझा प्राथमिकता है। उन्होंने दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में भी भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया। इस मौके पर दोनों देशों के बीच कृषि क्षेत्र में 2 समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। We want and will encourage industry and businesses in both countries to take the lead in exploiting opportunities in healthcare, tourism, information technology, agriculture, blue economy and energy. कीनिया के राष्ट्रपति ने भी दोनों देशों के बीच व्यापार समेत दूसरे संबंधों को और मजबूत बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कीनिया में निवेश का न्योता दिया है। I invite Indian investors to take advantage of the infrastructure that my government has laid down, including the modern port of Mombasa. कीनिया के राष्ट्रपति ने उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इससे पहले कीनिया के राष्ट्रपति ने राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। भारत के 3 दिन के दौरे पर दिल्ली पहुंचे केनिया के राष्ट्रपति का राष्ट्रपति भवन में रस्मी स्वागत भी किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने नागरिकों को मतभेद भुलाकर काम करने की अपील की है। शिकागो में अपने विदाई भाषण में ओबामा ने कहा कि देश पहले से कहीं ज़्यादा बटा हुआ नजर आता है और आपसी दरारें ज़्यादा गहरी हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिकी लोकतंत्र के लिए यह वक्त काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच आखिरी बार अमेरिकी जनता को संबोधित करने पहुंचे बराक ओबामा ने नस्ल भेद को सबसे बड़ी समस्या बताया। शिकागो में विदाई भाषण में उन्होंने कहा कि आज भी हम बटे हुए हैं। उन्होंने नागरिकों से मतभेद भुलाकर काम करने की अपील की। ओबामा ने कहा कि अमेरिकी लोकतंत्र के लिए मौजूदा वक्त बेहद चुनौतीपूर्ण है। Protecting our way of life, that's not just the job of our military. Democracy can buckle when it gives in to fear. So just as we, as citizens, must remain vigilant against external aggression, we must guard against a weakening of the values that make us who we are. ओबामा ने अपने कार्यकाल की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि अमेरिका पहले से मजबूत होकर उभरा है। The unemployment rate is near a 10-year low. The uninsured rate has never ever been lower. Healthcare costs are rising at the slowest rate in 50 years. And I've said, and I mean it, if anyone can put together a plan that is demonstrably better than the improvements we've made to our healthcare system that covers as many people at less cost, I will publicly support it. अमेरिका की कमान संभालने के बाद ओबामा ने कई अहम फैसले लिए। इनमें उसी साल आई आर्थिक मंदी को दूर करना और ईरान के साथ परमाणु समझौता उनके कार्यकाल की बड़ी उपलब्धियां रहीं। उन्होंने क्यूबा के साथ रिश्ते बहाल करने, पेरिस जलवायु समझौते के लिए भारत और चीन को तैयार करने के लिए भी काफी काम किया। हालांकि मध्य पूर्व में शांति कायम करने में नाकाम रहने के लिए उनकी विदेश नीति की आलोचना भी हुई। Yes, we can. Yes, we did. Yes, we can. Thank you. God bless you. ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। The United
तो खबरों का आज के सफर में इतना ही, लेकिन जाते जाते छोड़ जाते हैं मौसम के हाल के साथ। नमस्कार। कहीं बर्फबारी तो कहीं धुंध। पहाड़ों पर जारी बर्फबारी से पारे में तेजी से कमी आई है। कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में बर्फबारी से लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। घाटी में पारा सामान्य से काफी नीचे जा चुका है। गुलमर्ग में न्यूनतम तापमान 0 से 12.4 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। श्रीनगर का तापमान -2.3 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं लेह में भी जमा देने वाली ठंड पड़ रही है, जहां तापमान 0 से नीचे 11.4 डिग्री दर्ज किया गया। इधर हिमाचल प्रदेश में जारी बर्फबारी का असर आम जनजीवन पर पड़ रहा है। हालांकि ताजा बर्फबारी से सैलानी काफी खुश नजर आ रहे हैं। ऊपर तो बहुत ज्यादा हो रही है, 2-3 दिन तो बर्फ पड़ रही है। हम लोग दिहाड़ीदार बंदे हैं, बैठे हुए हैं। पहाड़ों पे बर्फबारी हो रही है, तो उससे कस्टमर बाहर नहीं निकलता, दुकानदारी में थोड़ी परेशानी हो रही है। मैदानी इलाकों में सर्द हवाओं ने ठंड बढ़ा दी है। राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उधर जोधपुर जिले के फलौदी इलाके में तापमान 0 से 0.5 डिग्री नीचे चला गया। पंजाब में भी ठंड ने लोगों को घरों में दुबकने को मजबूर कर दिया। अमृतसर में पारा लुढ़ककर 1.7 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। बहुत ठंड है आज गलन वाली ठंड है, बहुत ज्यादा ठंड है। आज तो सबसे ज्यादा ठंड मेरे ख्याल इस सीजन की सबसे ज्यादा ठंड आज है। कोहरे का बुरा असर हवाई और रेल यातायात पर पड़ा है। दिल्ली आने वाली 26 ट्रेनें देरी से पहुंची, वहीं 7 ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया और 11 ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। 6 अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू उड़ानों में भी देरी हुई है। फिलहाल ठंड से निजात मिलना मुश्किल है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में पहाड़ों पर बर्फबारी और होगी, जिसके चलते मैदानी इलाकों में शीतलहर जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।